Assalamu alaikum dear students. Today we will start gravitation. Fifth chapter, paper first में fifth chapter lecture first gravitation. Gravitation क्या है पहले ये देखेंगे. Gravity. All the objects attracts towards the earth, like fruit from the tree. ट्री से जो फ्रूट गिरता है वो नीचे की तरफ गिरता है. रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द क्लाउड, वो भी ज़मीन की तरफ गिरता है. कोई भी चीज़ को हवा में उछालें तो वो ज़मीन की तरफ वापस आती है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ना. तो एवरी मासिव बॉडी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल फोर्स है ना. हर मासिव बॉडी जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करता है, रखता है, यानी ज़मीन की तरफ खींचता है. दैट इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन जो है गैलीलियो नामी साइंटिस्ट, गैलीलियो नामी साइंटिस्ट ने एक डिमॉन्स्ट्रेशन किया है ना. दो बॉल्स लिए उसने ऑफ डिफरेंट मास. दो बॉल डिफरेंट मास का लिया. अ फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ लीनिंग टावर ऑफ पीसा, उसको लीनिंग टावर ऑफ पीसा के टॉप से नीचे गिरा दिया. और फिर उसने डिमॉन्स्ट्रेट किया, क्या ऑब्जर्व किया कि दोनों बॉल सेम टाइम में जो है वो ज़मीन पर आते हैं. दोनों बॉल सेम टाइम में ज़मीन पर आते हैं. इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. या ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दोनों के ऊपर इक्वल एक्ट होता है. दोनों में सेम एक्सेलरेशन होता है. सेम एक्सीलरेशन के साथ दोनों बॉल्स, यानी एक कम मास का एक ज़्यादा मास का बॉल जो है वो दोनों नीचे आते हैं. तो सेम एक्सीलरेशन होता है या सेम ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के ऊपर एक्ट होता है. इसलिए ये गैलीलियो ने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया. फिर उसके बाद इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स आर्यभट्ट studied motion of अर्थ, मून एंड अदर प्लैनेट्स. तमाम प्लैनेट्स के मोशन को इसने स्टडी किया एंड वो क्या इसके ऊपर से नतीजा निकाला कि अर्थ रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द सन. अर्थ जो है वो सन के अतराफ में, सूरज के गिर्द अर्थ जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट परफॉर्म करती है और स्पिन मोशन भी परफॉर्म करती है. इसके भी अतराफ राउंड घूमती है और स्पिन मोशन भी परफॉर्म करती है. हर प्लैनेट जो है वो सूरज के अतराफ में सर्कुलर मोशन में होता है और अपनी स्पिन मोशन भी परफॉर्म करता है. नेक्स्ट, केपलर नामी साइंटिस्ट, जॉन केपलर. ही स्टडीड प्लैनेटरी मोशन. तमाम प्लैनेट की मोशन को इसने ऑब्जर्व किया और उसके बाद 3 लॉज जो है केपलर्स लॉज जिसको कहा जाता है, केपलर्स लॉज, 3 लॉज इसने जो है वो दिए. वो हम इस चैप्टर में जो है स्टडी करेंगे तीनों लॉज की, है ना. तो ये जब प्लैनेटरी मोशन को ऑब्जर्व किया, उसको स्टडी किया, तो उसके ऊपर से ये क्या रिजल्ट निकालता है केपलर, वो अपने 3 लॉज में उसने बताया. फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ ऑर्बिट. लॉ ऑफ ऑर्बिट.
ये देखो फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ ऑर्बिट ना, ऑल द प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन विथ द सन और sun is present at the one of foci of the ellipse। ये डायग्राम में देखो, ये सन की पोजीशन यहाँ पे या यहाँ पे रहेगी, इसके इलिप्स के वन फोसाई पर, ये जो दो फोसाई होते हैं इलिप्स के, उसके वन फोसाई पर अगर सन प्रेजेंट है तो प्लैनेट जो है, कोई भी प्लैनेट इस तरह से इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव होगा। ये जो है एम एन, ये माइनर एक्सिस और ए पी इट इज मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स। तो मेजर एक्सिस के एक फोसाई पर सन इज प्रेजेंट एंड ऑर्बिट, ये जो एलिप्टिकल ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में प्लैनेट जो है वो मूव होता है। दिस इज लॉ ऑफ ऑर्बिट। सेकंड लॉ इज लॉ ऑफ एरियाज। लॉ ऑफ एरियाज देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द लाइन that join a planet and object sun sweeps equal areas in equal interval of time। that means यहाँ पे देखो डायग्राम में, प्लैनेटरी मोशन परफॉर्म करते वक्त ये जो प्लैनेट होता है, सपोज यहाँ पे प्लैनेट है, तो इसकी जो मोशन होती है इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म स्पीड, ये यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं मूव करता है, बल्कि सन जब यहाँ पे एक फोसाई पे प्रेजेंट है और ये यहाँ पे, तो यहाँ से जो है वो जल्दी उसकी स्पीड जो है बढ़ जाती है, और जैसे जैसे सन के करीब आता है प्लैनेट, उसकी स्पीड जो है वो कम होती है। तो यहाँ पे देखो, ये इतना एरिया अगर टी टाइम में इतना एरिया जो है कवर करता है प्लैनेट, तो टी टाइम में ये इतना एरिया भी कवर करेगा उतने ही टाइम में। तो हम कहेंगे कि द लाइन दैट जॉइंस द प्लैनेट्स एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये टाइम इक्वल है इस टाइम के, तो इतने दोनों टाइम में जितना एरिया स्वीप कर रहा है प्लैनेट वो इक्वल रहेगा। ये दोनों एरिया अगर हम कैलकुलेट करें तो ये इक्वल एरिया स्वीप करेगा, है ना। दिस इज सेकंड लॉ। थर्ड लॉ, लॉ ऑफ पीरियड। The square of the time period of revolution of the planet around the sun is proportional to the cube of semi-minor axis of the ellipse traced by the planet। अब देखो, ये सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस, यहाँ पे ये एलिप्टिकल, सपोज यहाँ पे सन इज प्रेजेंट एट वन ऑफ द फोसाई, ये सन प्रेजेंट है, तो सेमी माइनर एक्सिस जो है ये सेमी माइनर एक्सिस है, ए एम एन, ये माइनर एक्सिस, और यहाँ पे ये आर इज कॉल्ड सेमी माइनर एक्सिस। तो पीरियड का स्क्वायर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, आर के क्यूब के बराबर होगा, यानी टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज कांस्टेंट। दिस इज थर्ड लॉ ऑफ केपलर्स प्लैनेटरी मोशन, लॉ ऑफ पीरियड, है ना। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यहाँ पे देखो, न्यूटन इन 1665 केपलर्स लॉस को के बाद इसने ये लॉ दिया, एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल ऑफ मैटर विथ अ
force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Suppose दो मास m1 और m2, यहाँ पे देखो डायग्राम में m1 और m2 ये टू मासेस हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के को जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं, तो ये दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 and inversely proportional to the square of distance between them. ये डिस्टेंस सपोज हम r ले लेते हैं, ये दोनों का दरमियानी डिस्टेंस r स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना. इट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, देयरफॉर f इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनलिटी की अलामत हटाएंगे, यहाँ पे कैपिटल G लाएंगे, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, वेयर G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना. G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट. So this is the force between any two objects in universe having mass m1 m2. Capital G is constant.